हेलो बच्चों, हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर आधारित है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा एक स्ट्रिंग से एक बॉल को टाई करके किस तरीके से घुमा रहा है। ऐसा करने के लिए वह स्वयं घूम रहा है और उसने स्ट्रिंग को एक होल्डर से होल्ड कर रखा है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर के एरो से हमने रिप्रेजेंट करा है कि किस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के ऊपर तनाव होगा। साथ ही साथ बॉल के मोशन का भी डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर रखा है। अब आइए इसके डायनेमिक्स को समझते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट स्पीड से जो मोशन होता है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड कलर की एक बॉल जिसको हमने एक स्ट्रिंग से टाई कर रखा है, वो एक सर्कुलर पाथ में इस बड़ी सी ब्लू बॉल के अराउंड रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो बॉल का जो पाथ है वो सर्कुलर है, साथ ही साथ हमने एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रखी है। ऐसे में इस रेड बॉल के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड बॉल एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है और जैसे जैसे वह घूम रही है, वाई एक्सिस के साथ सबटेंड होने वाले एंगल के वैल्यू में भी बदलाव आ रहा है। यह एंगल आप एक तरह से समझ सकते हैं कि बॉल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हमने यहाँ पे रेफरेंस वाई एक्सिस रखा है, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे। दो और इम्पॉर्टेंट बातें। रेड कलर के एरो से हमने बॉल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि चूंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करी गई है, बट जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, तो इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाती। एंड एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर का एरो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग हमने बना रखा है। साथ ही साथ ग्रीन कलर का एरो यह इंडिकेट करता है कि सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ कंटिन्यूअसली बॉल के ऊपर एक फोर्स लगते रहना चाहिए। यही फोर्स बॉल को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करके रखता है। तो बच्चों, अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि देयर इज अ पार्टिकल दैट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है कैपिटल ए, और वह इस सर्कुलर पाथ में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एट टी इज इक्वल टू 0। यानी बिगिनिंग में अगर हम ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की लोकेशन ट्रेस करें तो यह सर्कल के किसी पॉइंट Q पर लाई करता है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, समय के साथ इसकी पोजीशन भी सर्कुलर पाथ में चेंज होगी। इनिशियल पोजीशन Q के करस्पॉन्डिंग उसका पोजीशन वेक्टर होगा OQ। अब जैसे जैसे आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आगे मूव करेगा, ये आपका पोजीशन वेक्टर एंगुलर रोटेशन करेगा। इनिशियली अगर हम बात करें तो OQ यानी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब बात करते हैं कि इसके आगे बढ़ने पे किसी भी गिवन टाइम t पर इसकी क्या लोकेशन होगी। तो बच्चों, एक नया पॉइंट हम P कंसीडर करते हैं जहां पर आपका पार्टिकल पहुंच चुका होगा। P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा OP। तो बच्चों, बेसिकली जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, आपका रेडियस वेक्टर एंगुलर रोटेशंस करेगा। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो OP और OQ बराबर होंगे, बस इनका एंगुलर ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा। सो नाउ द न्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज OP। अब चूंकि इनिशियली पोजीशन वेक्टर फाई एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, t टाइम में आपका रेडियस वेक्टर ओमेगा टी एंगल सबटेंड करा होगा। ये ओमेगा टी एंगल OQ वेक्टर के रिस्पेक्ट में होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि आपका
नया पोजीशन वेक्टर OP एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? जी हाँ बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू पाई प्लस ओमेगा टी। नाउ if we take a look at the projection of position vector OP on x axis, so that will be equal to OP dash। यानी कि अगर हम देखें कि आपका जो रेडियस वेक्टर है पार्टिकल के मोशन के साथ साथ वह रोटेट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे वो भी मूव करेगा। अब आपके पोजीशन वेक्टर के एक्स और वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्शंस हैं वह किस तरह से मूव करेंगे, यह तो उनकी इक्वेशन पर ही डिपेंड करेगा। तो देखते हैं, OP डैश विल बी इक्वल टू A cos फाई प्लस ओमेगा टी। बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पहली चीज़ A cos फाई प्लस ओमेगा टी, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये साइनोसॉइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ अ पीरियोडिक मोशन। यानी कि जो P डैश है, जो P डैश पॉइंट है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस, पीरियोडिक मोशन करने वाला है। अब बच्चों आप खुद ही एनालाइज करिए कि पार्टिकल का पोजीशन Q से P आया तो एक्स एक्सिस पे उसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर किधर जा रहा है? जी हाँ बच्चों, वो ओरिजिन की ओर जा रहा है। और जैसे ही आपका पोजीशन वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, आपका फीट ऑफ परपेंडिकुलर O के अक्रॉस लेफ्ट साइड चला जाएगा। और अगर आपका पोजीशन वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूव करने लगेगा, तो एक्स एक्सिस पे उसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर वापस से O की तरफ जाने लगेगा। तो बच्चों, मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पार्टिकल के एक्स एक्सिस पे जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहे हैं या पोजीशन वेक्टर के जो प्रोजेक्शंस हैं वो एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। यह चीज़ मैथमेटिकली भी इस इक्वेशन से वेरीफाई हो रही है। साथ ही साथ आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करके भी ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पोजीशन वेक्टर्स के वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बन रहे हैं उनकी। सो एंगल विथ वाई एक्सिस फॉर OP position vector is equal to 90 degree minus phi plus omega t. Projection of position vector OP on y axis is let's say OP dash। यहाँ पे हमने अपने पोजीशन वेक्टर OP का y एक्सिस में भी प्रोजेक्शन OP डैश ही लिया है। OP डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे द लेंथ ऑफ OP डैश और द position of feet of perpendicular of particle on y-axis is given by equation A cos 90 degree minus phi minus omega t। ये बच्चों किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में है, यानी टाइम के साथ cos के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज होगी, साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्शन है OP डैश इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। इट इज इक्वल टू A sin phi प्लस ओमेगा टी। बच्चों ये SHM की इक्वेशन है, यानी कि यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है मैथमेटिकली कि वाई एक्सिस के ऊपर भी जो प्रोजेक्शन बन रहा है पार्टिकल के मोशन का वह भी SHM परफॉर्म करेगा।